मोड में हरियाणा कांग्रेस अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष ने 2 नवंबर को चंडीगढ़ में बुलाई बैठक। गुटबाजी को लेकर होगी चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी जिला अध्यक्षों से 1 महीने की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाणा सचिवालय में कार्यक्रम। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया नमन। सुर्खियों में हरियाणा से कांग्रेस विधायक के बेटे की शादी। विधानसभा स्पीकर समेत कई नेताओं ने की शिरकत। लोहारू में हुए लगन समारोह में लिया 1 रुपए का शगुन। गुरुग्राम में आज होगी शादी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में एकता की दौड़। सीएम नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। कहा, सरदार पटेल ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया। रोहतक में पुलिस ने किया बदमाश का एनकाउंटर। जवाबी फायरिंग में पांव में लगी गोली। 4 साल पहले नवविवाहिता की हत्या के प्रयास में पुलिस को थी तलाश। फरीदाबाद में युवक को घर से बाहर घसीटकर पीटने का वीडियो वायरल। कूड़ा कलेक्शन की राशि मांगने पर विवाद। सवाल पूछने पर भड़के सफाई कर्मचारी। हरियाणा में जायकेदार होगा मिड डे मील। 8वीं तक के छात्रों को हफ्ते में 1 दिन परोसी जाएगी खीर और पिन्नी। आज कुरुक्षेत्र में चल रहे रत्नावली कार्यक्रम का आखिरी दिन। 28 अक्टूबर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जारी है समारोह। हरियाणा की संस्कृति और लोक परंपराओं की दिखी झलक। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज आपके साथ। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन और जीजा के साथ, जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। रोशनी बिश्नोई और अनूप बिश्नोई के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। गुरुग्राम की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक मृत लोगों के प्लॉट बेचने पर यह गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। प्लॉट से 1 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से कमाने के दोनों पर आरोप है। कोर्ट ने दोनों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। बीजेपी के विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके जीजा और जो बहन है उसे उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। बीजेपी के नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, बहन जीजा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। रोशनी बिश्नोई और अनूप बिश्नोई के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट है। गुरुग्राम की कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मृत लोगों के प्लॉट बेचने पर गिरफ्तारी के आदेश हैं। प्लॉट से करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से कमाने के आरोप हैं। कोर्ट ने दोनों को कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं, उनकी बहन, उनके जीजा को अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, क्या ये पूरा मामला है और इस आदेश के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, गुड़गांव कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसमें कि जो भाजपा नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, उनकी बहन और जीजा दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। जी, पिछले कई बार से तो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। लगातार कोर्ट के कहने के बावजूद भी तो पहले एसीपी को डायरेक्शन दी गई थी, उसके बाद डीसीपी को दी गई और अब की बार पुलिस कमिश्नर को डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से दी गई है कि वो खुद पेश हो या फिर इनको गिरफ्तार कर इनको पेश किया जाए। हालांकि कानूनन प्रावधान के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई की बहन और जीजा दोनों ने ही बेल एप्लीकेशन भी मूव की है। कोर्ट में उस पर अभी फैसला हुआ नहीं है और दोनों के खिलाफ वारंट जारी इसलिए किए गए हैं क्योंकि एक प्लॉट का मामला ये बताया जा रहा है। जो पहले सीएम कोटे से, जब भजनलाल सीएम होते थे, तो उन्होंने सीएम कोटे से 2 प्लॉट 2 लोगों को दिए थे और उन दोनों प्लॉटों को ही गलत तरीके से बेचने का आरोप कुलदीप बिश्नोई की बहन और जीजा के ऊपर लगे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि इन दोनों ने ही इन दोनों प्लॉटों को गलत तरीके से बेच करके करोड़ों रुपए कमाए हैं और इसको लेकर के पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा था पिछले 2-3 साल से। और उसके बाद अब कोर्ट ने अभी आदेश दिए हैं। अब देखना होगा गुड़गांव पुलिस की अगली क्या कार्रवाई रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो अब देखना है कि क्या एक्शन होता है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है या फिर बेल मिलती है। सोनीपत सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जांच सामने आई। डीजी, एमडी और डायरेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया और हर विभाग में अधिकारियों को कई खामियां मिली। शिकायत रजिस्टर गायब मिले। अधिकारियों ने इसको लेकर नाराजगी जताई। अधिकारियों के बार बार कहने के बाद कंप्लेंट रजिस्टर दिया गया।
इसके साथ ही सीएमओ ज्योत्सना, जो अस्पताल की सीएमओ है, उन्होंने कहा कि अस्पताल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो वो सवालों से बचती नजर आई। तो ये एक जांच की गई, दौरा किया गया और अचानक जब दौरा हुआ अस्पताल में तो कई खामियां देखने को मिली और रजिस्टर गायब मिले और बार बार मांगने के बावजूद कंप्लेंट रजिस्टर नहीं दिया गया। काफ़ी देर के बाद कंप्लेंट रजिस्टर मुहैया करवाया गया, जबकि सीएमओ का कहना है कि सब कुछ सही है और जब मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो वो बचती नजर आई। जो कि विजिट कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को और इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर अस। ये ऐसा कुछ नहीं है कि चेकिंग है एंड आवर सीनियर्स केम टू see the things whether they are properly functioning, our hospital is properly functioning or not. कपाल मोचन मेले में पंजाब के श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। पहले के मुकाबले में पंजाब के श्रद्धालुओं की संख्या मेले में बढ़ रही है। पंजाब के आए श्रद्धालुओं ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मन्नतें मांगी हैं, वहीं उनकी जल्द सुख समृद्धि की भी कामना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के हमारे संवाददाता परवेज खान ने पंजाब के श्रद्धालुओं से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। हिंदू सिख एकता का प्रतीक कपाल मोचन मेला 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही जो है श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं गौ बच्चा घाट पर मौजूद हूं और जो है श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाकर जो है अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। भारी संख्या में जो है श्रद्धालुओं का यहां पर आना जाना लगातार लगा हुआ है, क्योंकि कपाल मोचन मेले का अपना एक इतिहास रहा है। पंजाब के श्रद्धालु लगातार जो है इस मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है महिलाएं जो हैं वो आपको नजर आएंगी। आइए बातचीत करते हैं। हाँ जी मैडम, कहाँ से आई हैं? डेरा बस्ती से। डेरा बस्ती से। हाँ जी। क्या लगता है इस बार मेले में, क्या खास लगा? पता नहीं, एक बार पहले आए, आप दूसरी बार आए। हाँ, पहले बार आए तो रश नहीं था, अब तो बहुत रश है। उन लोगों के लिए मन्नतें मांगी गई है जो बाढ़ पंजाब में आई थी, नुकसान हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल मांगी गई हैं। बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, उनके लिए तो सब कुछ करना चाहिए। देश के कोने कोने से आप पहुंचे हैं, श्रद्धालु हमारे साथ है। कैसा लगा मेला? बहुत अच्छा लगा, अच्छा इंतजाम है। तो पिछले बार के मुकाबले हम तो पहली बार आए हैं। अच्छा, पंजाब में इस बार त्रासदी आई है, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ असर लग रहा है मेले में? नहीं, मेले में तो कुछ नहीं, अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। उनके लिए मन्नतें मांगी गई हैं जो नुकसान हुआ है जिनका। हरियाणा को जल्द ही नया जिला मिल सकता है, इसके लिए 3 दावे मजबूत हैं। सरकार भी 1 नवंबर 2025 को यानी कि कल हरियाणा दिवस पर 23वें जिले की घोषणा कर सकती है। अभी तक सरकार के पास 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव आ चुका है, जिनमें सबसे पहले गोहाना, हांसी और डबवाली में से एक जिले को बनाने की घोषणा हो सकती है और यहाँ के लोग भी सरकार से उनके इलाकों को जिला बनाने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। अगर जिला बन जाता है ये तो इसमें कई फायदे, बहुत फायदे हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट भी होगा आदमियों का यहाँ पर, और करप्शन की तरफ बड़े अधिकारियों को ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। करप्शन भी हो सकता है इसके अंदर, और छोटे मोटे काम भी काफ़ी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जिला बनने के फायदे तो ये है जी, बड़े बड़े अधिकारी बैठेंगे तो समस्या का हल भी हो जाएगा इनसे, और इनका रोजगार में भी कुछ बढ़ जाएगी, रोजगार भी आएगा। तो पहले तो यही है जी, ग्रांट थोड़ी सी फालतू मिल जाएगी, डीसी साहब यहीं बैठने लग जाएंगे। अब जैसे कोई कार्य के लिए हमें हिसार जाना पड़ता है तो हिसार नहीं जाना पड़ेगा, वो कार्य सारे जो भी हैं यहीं हासिल हो जाएंगे हमारे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਅਭਿਆਨ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, इसलिए डबवाली ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ, ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
चंडीगढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरियाणा सचिवालय में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस दौरान नमन किया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित तमाम अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने अफसरों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलवाई। लौह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता की प्रतिमूर्ति थे, सीएम सैनी ने यह भी कहा। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। फतेहाबाद में लौह पुरुष पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे हरियाणा में हर्षोल्लास से मनाया गया। हर जिले में एकता और अखंडता का संदेश देती दौड़ नजर आई। युवाओं में जोश और देशभक्ति का उत्साह उमड़ा नजर आया। मुख्यमंत्री सैनी ने सरदार पटेल को इस मौके पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि आज का दिन गौरव और एकता का प्रतीक है। सरदार पटेल ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया है। कुरुक्षेत्र के रत्नावली समारोह में पहुंचे सांसद नवीन जिंदल हरियाणा की संस्कृति और लोक परंपराओं की उन्होंने सराहना की और कहा कि हरियाणवी स्पष्टवादी, साफ दिल और कर्मठ लोग होते हैं, जिन्होंने फौज से लेकर खेलों तक हर जगह राज्य का नाम रोशन किया। सांसद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि रत्नावली जैसे आयोजन हरियाणा की असली पहचान है। आपको बता दें कि आज रत्नावली महोत्सव का आखिरी दिन है। 4 दिवसीय रत्नावली समारोह आज समाप्त हो रहा है। ये यहाँ पर रत्नावली में आकर बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है कि यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने रत्नावली मतलब हरियाणा की धरोहर कि हरियाणा के अंदर जो भी कलाएं जो कि लुप्त होती जा रही थी उसको संभाल के रखा है। उसमें अलग अलग तरह की लोकगीत हैं, अलग अलग तरह के उसके अंदर डांस हैं, अलग अलग तरह के पकवान हैं। तो उन सब चीज़ों को जो है हर साल यहाँ पर उनको मनाया जाता है। हर साल लोग बाग आकर के पूरे हरियाणा से आकर के यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं और एक बहुत ही हर्षोल्लास का यहाँ पर आज मौका है। रोहतक के चैंपियन बॉक्सर पंघाल की शादी होने वाली है। जींद की अंशुल शिवकंद संग वो फेरे लेंगे। अमित पंघाल 2 नवंबर को शादी करेंगे। अमित पंघाल और अंशुल की शादी है। 4 नवंबर को रोहतक एक निजी होटल में रिसेप्शन रखा गया है। शादी में कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अंशुल की शादी बॉक्सर अमित पंघाल के साथ है और हम ग्रामीण रीति रिवाज के हिसाब से उस शादी का अरेंज कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी सगे संबंधी रिश्तेदार आमंत्रित हैं और वही जो रीति रिवाज होता है बारात का और जो वो सब होता है। अंशुल फिलहाल एमकॉम में एडमिशन ले रखे है और अपनी पढ़ाई शुरू जारी है। मेरा नाम सीमा है। मेरी बेटी अंशुल की शादी अमित पंघाल जो इंटरनेशनल बॉक्सर प्लेयर है उसके साथ तय हुई है 2 नवंबर को। ये जो शादी है हम ग्रामीण रीति रिवाज के साथ पारंपरिक तरीके से करने जा रहे हैं। 2 नवंबर को मेरी बेटी। हरियाणा सरकार ने जेलों में गैंगस्टर पर लगाम कस दी है। डीजीपी आलोक राय ने अंबाला सेंट्रल जेल का दौरा किया और जेलों में गैंगस्टरों के लंबे बाल और
महंगे कपड़े बैन हैं। गैंगस्टरों को जेल में अब मैनुअल काम करना होगा। डीजीपी ने कहा कि गैंगस्टरों को वीआईपी नहीं, आम कैदी की तरह रखा गया है। जेल में गैंगस्टरों को कोई खास सुविधा नहीं मिलती है। कैदियों को रोजाना दाल सब्जी रोटी, हफ्ते में खीर दी जाती है। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि गैंगस्टरों का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। पता लगेगा कि जो गैंगस्टर्स हैं हमारे, वो किस तरह से जेल में रहते हैं, कितने बड़े सेल में रहते हैं, और क्या वो महिमा मंडन किए जाने लायक वो जिंदगी है। क्योंकि जो जेल है वो एक दंड है, और दंड जो है वो भुगताने कोई आया है तो उसका जो सामाजिक जीवन है उससे वो बदतर जिंदगी है, जो लाइफ है वो बदतर है। और बाहर जो है, जो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे और म्यूजिक चल रही है, गैंगस्टर्स को दिखा रहे हैं और उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, तो वैसा कुछ था नहीं और वैसा कुछ है नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बात हमारे समाज में जाए कि गैंगस्टर्स अपना जीवन किस तरह से जेल में गुजार रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो टैक्स पेयर मनी है, उसी टैक्स पेयर मनी से ही ये जेल भी बनी है, और उसमें ये गैंगस्टर्स को जो जीवन गुजार रहे हैं वो टैक्स पेयर की तरफ से देखते हैं जगराऊ की, जहां पर कबड्डी खिलाड़ी का कत्ल कर दिया गया। बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त की। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। एसएसपी कार्यालय से थोड़ी दूर ही ये वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जगराऊ में एक कबड्डी खिलाड़ी का कत्ल कर दिया गया है। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। एसएसपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई है, तो बेहद ही गंभीर मामला है। एसएसपी दफ्तर है, पुलिस का कार्यालय है, और वहां से कुछ दूरी पर ही गोलियां मारकर कबड्डी खिलाड़ी का कत्ल कर दिया जाता है। जगराऊ की यह खबर है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। जगराऊ में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर कबड्डी खिलाड़ी का कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो चुके हैं। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित गौर हमारे साथ जुड़े हैं। जी रोहित, क्या ये पूरा मामला है? कितने बदमाश थे जिन्होंने गोलियां बरसाकर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया? जी बिल्कुल कुलदीप, मैं आपको बता दूं कि लुधियाना के पास लगते जगराऊ के हल्के में ये वाकया हुआ है। दरअसल कबड्डी का खिलाड़ी है नौजवान, जिसको गोली मार के हत्या की गई, और कहा जा रहा है कि 5 से 6 लोग, अज्ञात लोग, उसके जो जगराऊ के बीचों बीच शहर के बीच जो डॉक्टर हरिचंद सिंह हॉस्पिटल है, उसके बाहर ये सारा वाकया हुआ है। और अपने आप में ये चौंकाने वाली बात और निकल के सामने तब हो जाती है जब ये वाकया एसएसपी ऑफिस से महज कुछ चंद दूरी पर ही ये वाकयों को अंजाम दिया जाता है। तो इसलिए ये पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल भी खड़े करता है कि पुलिस प्रशासन उस समय कर क्या रहा था। दूसरी तरफ हम बात करें तो पुलिस ने हाल फिलहाल इस मामले में जांच करनी शुरू कर दी है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है, और कौन लोग थे, किन लोगों ने इस वाकये को अंजाम दिया और क्यों दिया, इस चीज का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल बात की जाए तो जो नौजवान है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, और उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो लोग उसको मारने के लिए आए थे उन्होंने उसको पहले पीटा और अच्छी मारपीट की गई। उसके साथ मारपीट करने के बाद फिर उसको उसके गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये पूरा वाकया कहीं ना कहीं वहां पर लगभग आधा घंटे चलता रहा, और आसपास के लोग मुख्य दर्शक बने, देखते रहे, पर किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए पुलिस प्रशासन के ऊपर ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कर क्या रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रोहित। तो एक कत्ल कर दिया जाता है एसएसपी अफसर से, दफ्तर से थोड़ी ही दूरी पर मौत के घाट उतार दिया गया कबड्डी खिलाड़ी को।